हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर मैं 12th के विद्यार्थियों के लिए जो है इस सेशन में जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूं। और ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव को चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट इसको जवाब दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व भ्रूण को जांच करने की विधि का नाम है। लेप्रोस्कोपी है, एमनियोसेंटेसिस है, वीर्यसेचन है, कोइटस इंटरप्रेटस है। तो आप लोग को हम बता दें, लेप्रोस्कोपी गलत जवाब है, वीर्यसेचन ये भी गलत जवाब है, और कोइटस इंटरप्रेटस ये भी। इसका सही जवाब होगा एमनियोसेंटेसिस, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि एमनियोसेंटेसिस। जन्म के पहले जो है भ्रूण को जांच कराने की विधि जो है उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उल्ब भेदन भी कहते हैं। चलिए बिना देर के हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में है, मनुष्य की मादा की यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की मादा की यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ऑटोसोम की संख्या होती है। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, क्रोमोसोम जो है मूल रूप से दो प्रकार के होता है। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र। और आपको बता दें कि यह जो है ऑटोसोम क्रोमोसोम की संख्या जो है 44 होता है। अगर पेयर के रूप में बात किया जाए तो 22 पेयर होगा, जबकि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होता है। अब बात यहां पर यह आ रहा है कि मादा की यकृत कोशिकाओं में उपस्थित, आपको हम बता दें कि शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ करके बाकी जितनी भी शरीर में कोशिकाएं मौजूद है, सब में 22 पेयर ऑटोसोम की संख्या होती है। यानी कि ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या 22 पेयर, यानी कि 44 ऑटोसोम की संख्या होती है। बाकी जो शुक्राणु और अंडाणु है उसमें जो है मात्र 22 ऑटोसोम की संख्या होती है, पेयर के रूप में नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है यकृत की कोशिकाएं बोल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब 22 जोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है शुक्राणु और अंडाणु नहीं है, यकृत की कोशिका के बारे में पूछ रहा है। अगर शुक्राणु और अंडाणु रहता तो सिर्फ 22 ऑटोसोम होता। इसका सही जवाब उस टाइम जो है आपका ए हो जाएगा। लेकिन अभी जो है यकृत की कोशिकाएं हैं, इसलिए इसमें 22 जोड़ी होगा, ये सही जवाब होगा। बाकी जितना भी दिया हुआ है वो गलत आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है। स्तनपान अनार्तव जो है संबंधित है। अर्तव चक्र का मतलब जो है आप लोग को हम पहले बता दें, अर्तव का मतलब होता है मासिक चक्र भी इसको बोलते हैं, या इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो स्तनपान यानी कि जब माँ जो है अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उस समय जो है क्या होता है, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है यह। यानी कि यह जो है प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि की यह एक विधि है। और इसमें बताया जाता है कि अर्तव का अभाव होता है, यानी कि मासिक चक्र का अभाव होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल चक्र का अभाव होता है। कहने का मतलब जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कम से कम लगभग बच्चे के जन्म लेने के 6 माह तक जो है मासिक चक्र का अभाव होता है, यानी कि अर्तव चक्र का अभाव होता है। और इसलिए जो है बताया जाता है कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी जितना भी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है वो जो है इसका गलत जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मंगोलिज्म एक आनुवांशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। मंगोलिज्म आखिर किस विकार को हम लोग, किस सिंड्रोम को जानते हैं मंगोलिज्म को, और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम। मंगोलिज्म को ही डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म कहा जाता है। और आपको बता दें कि डाउन सिंड्रोम में जो है गुणसूत्र नंबर 21वें में जो है अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या देखी जाती है, और इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। यानी कि 21वें गुणसूत्र के जैसा एक और गुणसूत्र आकर के जुड़ जाता है, जिसके कारण 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता हो जाती है, और जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम।
चलिएगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्ण धान की उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है। स्वर्ण धान का मतलब होता है गोल्डन राइस, इसको जो है गोल्डन राइस भी बोला जाता है। गोल्डन राइस का जो है रंग पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण? राइबोफ्लेविन के कारण, गलत जवाब। विटामिन B1 के कारण, यह भी गलत जवाब। जटिल अनुवांशिक पदार्थ के कारण, जी नहीं। तो याद रखिएगा बीटा कैरोटीन के कारण, जी हां, क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए गोल्डन राइस यानी कि स्वर्ण धान में जो है विटामिन B कैरोटीन मौजूद होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ऐसे विटामिन A भी मौजूद होता है इसमें भरपूर मात्रा में, या विटामिन B कैरोटीन भी मौजूद होता है, और इसलिए जो है बताया जाता है कि इस स्वर्ण धान का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है B कैरोटीन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बायोपायरेसी का अर्थ है। बायोपायरेसी का क्या अर्थ होता है? बायो पेटेंट का उपयोग, जी नहीं। पौधे और जंतुओं की चोरी, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। जैव संसाधनों की चोरी, ये भी नहीं। आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग, जी हां, बायोपायरेसी में बताया ही गया है बिना किसी अनुमोदन के या जो है बिना किसी इजाजत के जो है किसी जैव संसाधन का उपयोग करते हैं, किसी के द्वारा बनाया गया, तो फिर उसी को हम लोग बायोपायरेसी कह देते हैं, और इसलिए इसका सही जवाब जो है आपका डी हो जाएगा, आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग। बाकी जितना भी लिखा हुआ है गलत जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, टर्नर सिंड्रोम की स्त्रियों में होता है, या टर्नर सिंड्रोम की स्त्रियों में होता है। छोटा गर्भाशय होता है, अल्पवर्धित यानी कि विकसित अंडाशय होता है, अविकसित स्तन होता है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम में छोटा गर्भाशय भी होता है, अल्प विकसित अंडाशय भी होता है, और अविकसित स्तन होता है, यानी कि ये तीनों जवाब ही सही है, और इसलिए इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा। चलिएगा, बिना देर के हुए बढ़ती हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बीटी कपास नहीं है, क्या नहीं है जी? जल्दी से फटाफट आप लोग जो है जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। ए में है जीएम पौधा, बी में है कीट प्रतिरोधी, कैट लिखा हुआ है लेकिन कॉट लिखा हुआ है, लेकिन कीट प्रतिरोधी होगा। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र, सभी पीड़कनाशियों के लिए प्रतिरोधी। बीटी कपास नहीं है, जीएम पौधा है, कीट प्रतिरोधी भी है, एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र है, जी हां, सभी पीड़कनाशियों के लिए प्रतिरोधी। कहने का मतलब क्या बीटी कपास जो है एक ऐसा पौधा है जो सभी कीड़ों के लिए इसमें जो है लड़ने की क्षमता पाई जाती है? जी नहीं, इसमें सिर्फ जो है कैटरपिलर से जो है रोग से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि कैटरपिलर जो है उसको जो है जब इसकी पत्तियों को खाता है तो वो नष्ट हो जाता है, यानी कि मर जाता है। चलिए, इसलिए इसका सही जवाब जो है आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। शरीर में एडीए के उत्पादन का स्थल है, यानी कि हमारे शरीर में जो है एडीए का उत्पादन कहां होता है? इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डी एमिनेज होता है, और इसका उत्पादन हमारे शरीर में कहां होता है? ऑप्शन ए में है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम लोग किसको बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट तो याद रखिएगा आरबीसी को बोला जाता है, तो इसलिए जो है इसका सही जवाब ए नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी से जो है या आरबीसी में जो है एडीए का उत्पादन नहीं होता है। लिम्फोसाइट, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और जी हां, आप लोग को हम बता दें कि डब्ल्यूबीसी में ही जो है खास करके होता है लिम्फोसाइट, और उसी में जो है बताया जाता है कि एडीए का उत्पादन होता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है लिम्फोसाइट होगा। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है, और इसलिए जो है बताया जाता है कि डब्ल्यूबीसी यानी कि लिम्फोसाइट में ही खास करके जो है एडीए का उत्पादन होता है। प्लाज्मा गलत जवाब हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट्स भी गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एडीए एक एंजाइम है जिसकी कमी
से एक अनुवांशिक विकार SCID होता है। ADA का पूरा नाम, सीधे सीधे यहां पे चलते हैं हम लोग कि ADA का पूरा नाम होता क्या, इसमें कौन सा जो है ADA का सही नाम लिखा हुआ है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है। एडिनोसिन डीऑक्सी एमिनेस है, एडिनोसिन डी एमिनेस है, एस्पार्टेड डी एमिनेस है और जिनीन जो है डी एमिनेज है। तो इसका जो है सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसका जवाब हम बताए कि ADA का पूरा नाम जो है एडिनोसाइन या एडिनोसिन डी एमिनेज होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। बाकी जितना भी दिया हुआ है सबके सब गलत जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आणविक कैंची शब्द से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? पुनर्योगज DNA है, प्रतिबंधन एंजाइम है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलिंड्रेमिक या ड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम या पॉलिंड्रोमिक होता है। पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को जो है यह जो है काटता है। तो हम आप लोग को बता दो प्रतिबंधन एंजाइम को ही आणविक कैंची बोला जाता है और इसलिए इसका सही जवाब जो है प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। रासायनिक चाकू से अभिप्राय है, रासायनिक चाकू से अभिप्राय है पॉलीमरेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, राइबोन्यूक्लियेज है, सेलुलेज है। पॉलीमरेज होगा नहीं, एंडोन्यूक्लियेज, जी हाँ इसका सही जवाब एंडोन्यूक्लियेज यानी कि रासायनिक चाकू को जो है हम लोग एंडोन्यूक्लियेज भी बोलती हैं, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं बिना देर के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है सहलग्न जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या सही है? जीन विनिमय किसी भी हालत में नहीं होगा, जीन विनिमय उच्च प्रतिशत, शायद ही कोई जीन विनिमय हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीन विनिमय किसी भी हालत में नहीं होगा, ये गलत जवाब है क्योंकि कुछ कुछ हो भी सकता है। उच्च प्रतिशत ज्यादा इसमें जो है जीन विनिमय नहीं होगा, शायद ही कोई जीन विनिमय हो, यानी कि होने का चांसेस बहुत कम है लेकिन हो भी सकता है और ये तो होगा नहीं, इसलिए इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, शायद ही कोई जीन विनिमय हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कौन है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता कौन है? स्टीवर्ट लीन है, स्टेनले कोहेन है, पॉल वर्ग है या केरी मूलिस है? तो सही जवाब आप लोग बताइएगा फटाफट। तो आप लोग को बता दें कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के पिता जो है पॉल वर्ग को कहा जाता है और इसलिए इसका सही जवाब जो है आपका सी हो जाएगा, पॉल वर्ग। बाकी जितना भी है सब गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किनके मध्य बने बंधों या बंधनों को तोड़ते हैं? किनके बीच के बंधनों को यानी कि बॉन्ड को तोड़ते हैं जी? DNA अणुओं के क्षार युग्मों के बीच, जी नहीं, क्षार युग्मों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसके द्वारा नहीं टूटता है बल्कि हेलिकेज के द्वारा टूटता है। DNA RNA हाइब्रिड अणु के क्षार युग्मों के बीच, यह भी गलत जवाब। न्यूक्लिक अम्ल अणु के शर्करा और फॉस्फेट घटकों के बीच, जी हाँ, न्यूक्लिक अम्ल में जो है शर्करा और फॉस्फेट घटकों के बीच जो बॉन्ड होता है, जो बंधन होता है, उसी को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ने का कार्य करता है और इसलिए इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। बाकी जितना भी है सब गलत जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 3 का स्रोत है। तो हम आप लोग को बता दें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 3 का जो पहला लेटर होता है वो जिससे प्राप्त होता है उसी का पहला लेटर होता है। तो H का मतलब इसमें देख लीजिए हीमोफिलस, तो हीमोफिलस से यहाँ पे H लिया गया है। इन्फ्लुएंजी, तो IN जो है आपका इन्फ्लुएंजी से लिया गया है और बताया जाता है ये D जो है यहां से लिया गया है RD से। तो ये चीजें याद रखिएगा और इसका सही जवाब जो है आपका बी हो जाएगा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 3 का स्रोत जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में पाए जाने वाले पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है, तो इसकी संख्या जो है मेनली रूप से 3 है। भारत एवं भारत के आस पड़ोसी देशों में या आसपास में जो है
मेल रूप से 3 हॉट स्पॉट उपस्थित है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन में इनका प्रतिशत योगदान है। 10% जी नहीं, 15% जी नहीं, 20% जी हाँ। यानी कि ऑक्सीजन में जो है, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन को संतुलित करने का काम करते हैं और ये मेनली रूप से इनका 20% जो है योगदान होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, प्रथम फिलियल पीढ़ी में दिखने वाले लक्षणों को कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो है जो लक्षण दिखाई पड़ता है, जैसे कि मान लिया जाए कि 2 पौधों के बीच में जो है संकरण करवाया जाता है और जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये दोनों को जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है प्राप्त होगा, यानी कि हाइब्रिड टॉल पौधे की प्राप्ति होगी। और इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, F1 फिलियल पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी में जो है जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसको प्रभावी लक्षण बोलते हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। जीन के बीच की दूरी मापी जाती है। जीन के बीच की दूरी क्या चीज में मापी जाती है, एंगस्ट्रम में जी नहीं, मैप इकाई में जी हाँ। मैप इकाई में जो है जीन के बीच की दूरी को मापा जाता है, डॉप्सन इकाई में नहीं और न ही मिलीमीटर में मापी जाती है। तो इसका सही जवाब जो है मैप इकाई में होगा। तो इसी तरह का डेली अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।